अनंत सिंह को जब आरजेडी से बाहर का, ये जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो वो आ गए इनके यहाँ, और उनका कई सीटों पर प्रभाव है अनंत सिंह का। राजद ने अपने प्रभाव का उपयोग किया और नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी यादव की बातों को नकार सकें। फिर उनको मंत्री भी बनाया है, और मंत्री भी बनाया है तो ये माना जा सकता है कि ये अनंत सिंह की पसंद रहे होंगे कि ये विभाग हमको मिलना चाहिए। ये सिर्फ राजद के साथ नहीं है, ये तमाम दलों के साथ है, तमाम नेताओं के साथ है कि जो उनका जो जाति जो बेस है उनका, जिसका वोट ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलता है, उस पर ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं और उसको ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। MY जो समीकरण है राजद का, उसमें D एक जुड़ गया, D यानी दलित। पिछले विधानसभा चुनाव में भी A to Z का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया, मगर जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे लिए गए हैं उनको देख करके ये पता चल जाता है कि A to Z का उनका जो नारा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उसी लिहाज से भूमिहारों का वोट जो है वो आरजेडी के पास जाता नहीं। आम तौर पर भूमिहार वोट जो है या राजपूत वोट जो है वो आरजेडी का विरोधी होता है। उसी तरह कायस्थों के बारे में ये माना जाता है कि इनका बीजेपी को जाता है वोट। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद आज मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। आज 31 मंत्रियों ने शपथ लिया। इस तरह से अगर देखें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जोड़कर तो कुल मंत्रियों की संख्या अब बिहार में 33 हो गई है। जो मंत्री बने हैं तो उसमें जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बात बिहार की हो रही हो तो जातीय समीकरण की बात कैसे ना की जाए। यहाँ तो सीटों का बंटवारा भी जातीय समीकरण के आधार पर होता है, तो मंत्रिमंडल का बंटवारा जातीय समीकरण के आधार पर कैसे नहीं होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सर, जो बंटवारा हुआ है मंत्रियों का, आरजेडी के कोटे से कहें, जेडीयू के कोटे से कहें, कांग्रेस के कोटे से कहें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, यहाँ तक कि निर्दलीय जो विधायक है वो भी मंत्री बने हैं, पूरा जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, ये तो पहले से तय ही था कि हर जातीय समीकरण के लिहाज से और चुनाव की तैयारी के लिहाज से, दोनों लिहाज से मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा जातियों को, और वही हुआ है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 जातियों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। आरजेडी है तो ये माना जा रहा था कि यादव जाति की संख्या ज़्यादा होगी। वो 9 लोग यादव मंत्री बने, 9 या 8 बने हैं, 8 बने हैं। उसके बाद फिर 6 बने हैं दलित समाज से, और फिर 5 बने हैं अल्पसंख्यक। यानी MY जो समीकरण है राजद का, उसमें D एक जुड़ गया, D यानी दलित। ये दोनों को सूट करता है, राजद को भी और जदयू को भी, क्योंकि ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र जो है और उसके जो विधायक या सांसद होते हैं वो अभी बीजेपी के पास ज़्यादा है पूरे देश भर में। तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए दलितों को ज़्यादा स्थान दिया गया है कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, और बाकी खानापूरी की गई है दूसरी जातियों के 2-1 लोगों को करके किया गया है। मगर एक और महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि कायस्थ जाति को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। पिछली सरकार में एक मंत्री थे कायस्थ जाति के, नितिन नवीन। इस बार कायस्थों को बिल्कुल ही स्थान नहीं दिया गया है। राजपूत को दिया गया, भूमिहार को दिया गया, फिर कोयरी, कुर्मी, अन्य पिछड़ी जातियाँ, इन सबों को दिया गया है, मगर कायस्थ जाति को नहीं दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण नोट करने लायक घटना है। बाकी जो ब्यौरा है वो आप एक बार बता दीजिए। एक बार मैं बता देता हूं कि किस जाति के कितने मंत्री बने हैं, कौन कौन बने हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा, जैसा कि सर ने बताया कि यादव जाति से 8 मंत्री बने हैं तेजस्वी यादव को जोड़कर, जिसमें आरजेडी के 7 मंत्री यादव हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, श्री चंद्रशेखर, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, जितेंद्र राय और रामानंद यादव। और जेडीयू के 1 मंत्री यादव हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं विजेंद्र यादव। इसके बाद अगर बात करें कुर्मी समाज की, तो जनता दल यूनाइटेड ने
दो लोगों को मंत्री बनाया है। एक तो खुद नीतीश कुमार हैं और दूसरे श्रवण कुमार हैं। इसके बाद अगर बात करें ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज से भी एक को मंत्री बनाया गया है। जो पहले भी मंत्री थे संजय कुमार झा, एक बार फिर मंत्री बने हैं। आरजेडी ने किसी भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया है। वहीं अगर जैसा कि आपने कहा सर कि दलित से इस बार 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें आरजेडी ने 2 को बनाया है, सुरेंद्र राम और कुमार सर्वजीत। इसके बाद जेडीयू ने 2 को बनाया है, सुनील कुमार और अशोक चौधरी। ये पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, इस बार भी शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने 1 को, मुरारी प्रसाद गौतम को, जो कि चेनारी से जीत कर आए हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन फिर मंत्री बने हैं। इसके बाद अगर बात करें राजपूत समाज की, तो 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें आरजेडी से सुधाकर सिंह, जेडीयू से लेसी सिंह और इंडिपेंडेंट चकाई से चुनाव जीते सुमित कुमार सिंह फिर मंत्री बने हैं। और भूमिहार समुदाय को खूब चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही थी सर, भूमाई समीकरण, एमवाई समीकरण तो था ही। तेजस्वी यादव भूमिहारों को भी जोड़ रहे थे। तो देखिए सर, भूमिहार समुदाय से 2 लोग मंत्री बने हैं। एक आरजेडी से कार्तिक सिंह, अनंत सिंह के खासम खास हैं और बने भी हैं सर विधि मंत्री। कई केस इनके ऊपर भी है, लेकिन ये विधि मंत्री बने हैं। और जेडीयू से विजय कुमार चौधरी भूमिहार समुदाय से आते हैं, ये भी मंत्री बने हैं। पहले भी मंत्री थे, लेकिन मंत्रालय इस बार थोड़ा बदला है, शिक्षा मंत्री अब ये नहीं रहे। इसके अलावा अगर बात करें कुशवाहा समाज की, तो 2 लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक आलोक मेहता, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मंत्री बनाए गए हैं, और दूसरे जेडीयू के जयंत राज, ये कुशवाहा समाज से 2 मंत्री बने हैं। और एक और इसी समाज का उप जाति आप कह सकते हैं धानुक, जिससे शीला मंडल पहले भी मंत्री थी, इस बार भी मंत्री बनी है। अति पिछड़ा से 2 मंत्री बने हैं, जिसमें आरजेडी से एक अनिता देवी नोनिया जाति से आती हैं, और फिर मल्लाह समुदाय से आने वाले जेडीयू के मदन सहनी, ये अति पिछड़ा समाज से, और पिछड़ा समाज से समीर महासेठ, जो कि आरजेडी से इस बार मंत्री बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए सर, तो पूरा का पूरा जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। लेकिन एक और चर्चा मैं करना चाहूँगा कि अगर विधानसभा के आंकड़ों को देखा जाए कि किस जाति का प्रभुत्व है विधानसभा में, तो उसमें भी नज़र आता है कि यादवों की बहुलता विधानसभा में नज़र आती है। तकरीबन जो 52 विधायक हैं वो यादव हैं। इसके बाद राजपूत 28 हैं, ब्राह्मण 12 हैं, भूमिहार पहले 21 थे, अब 20 हो गए क्योंकि अनंत सिंह तो विधायक रहे नहीं। फिर कुर्मी से 9, कुशवाहा से 16, वैश्य से 24, दलित से 38, मुस्लिम से 19। तो मुस्लिम 19 विधायक हैं, लेकिन 5 मंत्री बने हैं। लेकिन अगर देखा जाए ब्राह्मणों की, तो 12 की संख्या है, 1 को केवल मंत्रालय मिला है जेडीयू से। आरजेडी ने ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी है सर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, चूँकि उधर से मिल गया है, जदयू से 1 सीट मिल गई है, संजय झा को मंत्री बनाया गया है, इसलिए आरजेडी ने नहीं दी है। और आरजेडी देखिए, कहने को कुछ भी कहें, तेजस्वी कह रहे थे कि नहीं अब एमवाई नहीं A to Z पार्टी हम बनाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी A to Z का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया, मगर जो मंत्रिमंडल में जो चेहरे लिए गए हैं उनको देख करके ये पता चल जाता है कि A to Z का उनका जो नारा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो व्यवहार में उतरता नहीं दिख रहा है इस कैबिनेट को देख करके। तो जो पुराना उनका आधार वोट था, जो लालू यादव के समय से रहा है MY, उसी पर अभी भी वो ट्रस्ट करते हैं और उसी के भरोसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ठीक है कि दूसरे समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश है, मगर भरोसा अभी उनका उसी पर है, MY पर ही है। एक नया जो दलित समीकरण जोड़ने की कोशिश है, तो उस पर ज़्यादा जोर दिया है उन्होंने। इसके चलते 6 लोग हैं उसमें। तो जैसा सर ये पहले भी देखने को मिला है कि दलित समाज के साथ जेडीयू भी ज़्यादा रहती है, और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में इनका ज़्यादा उत्थान हुआ है। तो क्या वो वोट बैंक इनसे बिखर गया था, जो एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश चल रही है? अब बीच में देखिए छिटकाव हुआ था, क्योंकि दलित जो हैं उन पर अत्याचार बहुत होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। पहले तो ज़्यादा होते थे, अब कुछ कम हुए हैं, मगर अभी भी होते हैं। और उनको प्रताड़ित करने वाली जातियां कौन हैं? वो इन्हीं जातियों में से हैं। इसलिए एक दूरी बनी हुई थी। नेता भले स्लोगन दें, मगर जो उनका आधार है, ज़मीनी आधार जो है,
वो और दलितों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे, इसलिए वो जातियां इनसे कटी हैं, तो उसको फिर से जोड़ने की, अपने पाले में लाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और बीजेपी के साथ इसलिए उनका जुड़ा हुआ कि बीजेपी ने इसके लिए लंबा अभियान चलाया और संघ परिवार की ओर से भी अभियान चला उनके दलित बस्तियों में जाने का, जोड़ने का, उनके साथ भोजन करने का, तो उसका एक असर दिखा। तो उस असर को काटने के लिए इस बार मंत्रिमंडल में दलितों को इतनी तरजीह मिली है। भूमाई समीकरण की खूब चर्चा हुई पिछले कुछ दिनों से। तेजस्वी यादव स्थानीय निकाय कोटे के चुनाव में बढ़ चढ़कर भूमिहारों को उन्होंने टिकट दिया। 3 भूमिहार जीतकर विधान परिषद भी पहुंचे। एक भी भूमिहार उनका विधानसभा में विधायक नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने अनंत सिंह के खास कार्तिक सिंह को मंत्री बनाया है। चर्चा सौरभ कुमार की भी हो रही थी, जो पश्चिमी चंपारण से एमएलसी बनकर इस बार पहुंचे थे विधान परिषद। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी वजह यही है कि वो जाति वोट नहीं देती है आरजेडी को, तो इसलिए ये सिर्फ राजद के साथ नहीं है, ये तमाम दलों के साथ है, तमाम नेताओं के साथ है कि जो उनका जो जाति वो जो बेस है उनका, जिसका वोट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिलता है, उस पर ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं और उसको ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। और जो जाति उनसे दूर है, जो इनका समर्थन कम मिलता है, तो उसके लिए वो उतना ध्यान भी नहीं देते कि उधर जितना ध्यान देंगे उधर अपने वोट बैंक को जो है पहले से उसको और मजबूत करें, उसमें कोई टूट ना हो, ये ध्यान रखा जाता है। तो उसी लिहाज से भूमिहारों का वोट जो है वो आरजेडी के पास जाता नहीं है। हालांकि कुछ नेता जरूर हैं उस पार्टी में भूमिहार जाति के, मगर आम तौर पर भूमिहार वोट जो है या राजपूत वोट जो है वो आरजेडी का विरोधी होता है, तो इसलिए उसको तरजीह नहीं दी गई, मंत्री नहीं बनाया गया। और सबसे ज़्यादा यादव और मुस्लिम ये राजद के साथ वोट करते हैं। 3 एमएलसी में 1 को मंत्री बनाया। हाँ। विधानसभा में उसका कोई विधायक नहीं है भूमिहार, बावजूद एमएलसी में से जो 3 हैं उनमें से 1 को मंत्री बनाया, और वो भी उसे जो अनंत सिंह के सबसे खासम खास हैं कार्तिक सिंह को बनाया गया, विधि मंत्री बनाया गया है। ये भी एक राजनीतिक दबाव है। अनंत सिंह को जब आरजेडी से बाहर का, ये जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो वो आ गए इनके यहाँ, और उनका कई सीटों पर प्रभाव है अनंत सिंह का। मोकामा में तो है ही, उसके अलावा उस पूरे ज़िले में और अगल या पूरे कहिए बिहार में एक उनका प्रभाव है अपने समाज पर। तो उस प्रभाव का कैसे अपने हित में उपयोग करें, अपने साथ उसको कैसे जोड़ें, इसकी कोशिश में अनंत सिंह को अपने साथ ले आए, और इसीलिए उनके खासम खास जो हैं उनको टिकट भी दिया विधान परिषद में, फिर उनको मंत्री भी बनाया है। और मंत्री भी बनाया है तो ये माना जा सकता है कि ये अनंत सिंह की पसंद रहे होंगे कि ये विभाग हमको मिलना चाहिए, तो इसलिए ये विभाग उनको दिया गया। अब इससे केस मुकदमे में मदद मिल सकती है, तो इसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है। एक और चीज देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह और लल्लन सिंह के बीच की टकराहट जग जाहिर है। मुंगेर में दोनों के बीच की भिड़ंत है। अनंत सिंह तो ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें AK-47 मामले में लल्लन सिंह ने फंसवाया है। अब जेडीयू के साथ सरकार है, लल्लन सिंह और अनंत सिंह के बीच की टकराहट, कहा यह जा रहा था कि लल्लन सिंह चाहते थे कि कार्तिक सिंह मंत्री न बने, अनंत सिंह के करीबी को न बनाया जाए, सौरभ कुमार जो कि पश्चिमी चंपारण के एमएलसी हैं उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन बावजूद तेजस्वी ने कार्तिक सिंह को मंत्री बनाया। तो क्या आगे चलकर जो टकराहट दिखती थी फिर दिखेगी? ये टकराहट अब नहीं दिखेगी, क्योंकि अब तो अनंत सिंह चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं, अब चुनाव लड़ नहीं सकते, सजा याफ्ता हो गए हैं वो। तो ये राजनीतिक लड़ाई थी, क्योंकि वो उसी इलाके से जीतते रहे, MP बनते हैं ललन सिंह, और ये भी वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वो लड़ाई उसकी थी। अब चूँकि ये आउट हो गए चुनावी मैदान से, तो एक छत्र राज है ललन सिंह का, और दोनों साथ आ गए हैं। अब लड़ेंगे कि नहीं ये आगे की बात है, क्योंकि अब दोनों साथ आ गए हैं। तो वैसे में हो सकता है कि सुलह करके और कोई एक नया रास्ता निकले, तो उसको उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। और चूँकि ये राजद कोटे से बने हैं कार्तिक सिंह मंत्री, तो राजद ने अपने प्रभाव का उपयोग किया, और नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी यादव की बातों को नकार सकें, तो उनका दबाव रहा होगा और उस दबाव को मानने के लिए मजबूर हैं, तो उनको आगे के चुनाव में ये जातीय समीकरण काम करेगी, चाहे 2024 का लोकसभा हो या 2025 का विधानसभा? नहीं, यही सोच के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब उसका कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव उसका पड़ता है, और कितना अपने साथ वो उन वोटों को जोड़ पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। जातियों की उपेक्षा हुई, जैसे सर आप बात कर रहे थे कायस्थ समाज की उपेक्षा हुई, तो उनका क्या असर पड़ सकता है?
नहीं, कायस्थ समाज की उपेक्षा इसको मतलब राजनीतिक अर्थ में कह सकते हैं, मगर कायस्थों का वोट राजद को मिलता नहीं है, जदयू को भी बहुत कम मिलता है। कायस्थ ये माना जाता है जैसे यादव आरजेडी के साथ अटैच है, मैक्सिमम वोट आरजेडी को जाता है। उसी तरह कायस्थों के बारे में ये माना जाता है कि इनका बीजेपी को जाता है वोट, मैक्सिमम वोट बीजेपी के साथ रहता है। तो ये सोच के भी नहीं दिया गया होगा कि इनको वोट मंत्री बनाने का कोई फ़ायदा मतलब चुनावी राजनीति में नहीं होगा। हाँ, चुनावी राजनीति में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं तो वो चुनावी राजनीति को ध्यान में रख के करते हैं कि इस कदम से क्या चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा, इसी सोच करके वो काम करते हैं। तो ये उन्होंने भी सोचा होगा कि कायस्थ समाज को अगर एक सीट दिया भी जाए, एक मंत्री बनाया भी जाए, तो चुनावी राजनीति में कोई लाभ मिलेगा नहीं। एक पासवान समुदाय के मंत्री बने हैं, चिराग पासवान तो पासवानों के नेता बन गए हैं रामविलास पासवान के बाद। एक पासवान समुदाय के अगर किसी को मंत्री बनाया गया है, वो भी आरजेडी ने बनाया है, क्या पासवानों के वोटों को अपनी तरफ खींच पाएगी? कोशिश है, कोशिश की गई है, इसीलिए बनाया गया है मंत्री। अब देखिए उसमें कितना सफल हो पाते हैं, कितना सफल हो पाते। तो महागठबंधन की सरकार बन गई है, मंत्रियों ने शपथ ले लिया है, 33 कुल मंत्री इस बार बिहार सरकार में आपको नजर आएंगे। विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के पास जो पहले विभाग थे लगभग वही है, केवल शिक्षा विभाग जो है अब उनके खाते से आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया है। श्री चंद्रशेखर जो कि आरजेडी के मधेपुरा से विधायक हैं, वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं, प्रोफेसर भी हैं। उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। लेकिन जातीय समीकरण का पूरा ख्याल महागठबंधन ने अपनी सरकार में रखा है, कैबिनेट विस्तार में रखा है। 2024 का लोकसभा, 2025 का विधानसभा निश्चित तौर पर उनके निशाने पर है। कितना असर कर पाएगा वो तो वक्त बताएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।